Hello, students. Today we will start a new chapter of history, chapter number 2, New Kings and Kingdoms. So, in the previous chapter, we saw the background of how medieval period had started, and in this, we would get to know that how the new king and kingdoms has evolved during this period. So, I have shown a picture of map here. This map is basically showing major kingdoms that have been emerged during the 7th to 12th century, right? So some of the major dynasties that ruled are Gurjar Pratiharas, Rajputs, Palas, Chahamanas, later known as Chauhans, and then Cholas as well, right? So all these kingdoms had a unique way of administration system and a taxation system, and we will later understand how that work. So let us see that न्यू डायनेस्टीज जो थी वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, राइट? सो जैसे कि 7th सेंचुरी की बात करते हैं. 7th सेंचुरी में क्या चल रहा था कि उस टाइम जितने भी किंग्स थे वो उनके जो उनके अंडर जितने भी वॉरियर एंड चीफ्स थे या फिर बिग लैंडलॉर्ड्स थे. बिग लैंडलॉर्ड से मतलब है कि उनके रीजन में जो भी बिग लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, जो भी जिन लोगों के पास भी ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि प्रॉपर्टी थी, तो उन लोगों को वो किंग की तरफ वो किंग क्या एक्नॉलेज करता था एज देयर सबॉर्डिनेट और सामंट्स. मतलब उनको एक टाइटल मिला हुआ था कि वो किंग के सबॉर्डिनेट्स या सामंट्स की तरह हम उनको एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है. देन तो उनका क्या रोल रहता था? उनका रोल ये था कि वो किंग्स को गिफ्ट्स ऑफ़र करते थे या फिर मिलिट्री सपोर्ट अगर किंग को कभी ज़रूरत है तो वो ऑफ़र करते थे. तो बेसिकली समवेयर उनका एक सपोर्टिंग रोल था किंग के लिए, है ना. देन जैसे जैसे उनकी पावर एंड वेल्थ बढ़ी तो दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासमंत और महामंडलेश्वर. मीन्स अगेन यही चीज़ होती है नॉर्मली भी कि जैसे जैसे चाहे वो किसी के अंडर भी है, कोई भी पर्सन किसी के अंडर वर्क भी कर रहा है, बट अगर उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग हो जाती है कि येस उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, वो बहुत पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोचता है कि मैं भी रूल करूँ, राइट. तो यही चीज़ हुई यहाँ पर भी कि ये जो सामंत्स थे ये धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती गई, वेल्थ बढ़ता गया, तो ये अपने आप को सामंत से महासामंत की तरह बताने लगे और महामंडलेश्वर. देन इन्होंने दे इवन हैड बेट्रेड देयर किंग्स, राइट. दे हैव इवन फॉट बैटल विद देयर किंग्स टू इस्टेब्लिश देयर किंगडम, है ना. जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं राजपूट्स वर एक्चुअली सबॉर्डिनेट्स. ये पहले क्या थे? सबॉर्डिनेट्स थे. किसके? चालुक्य किंग के. चालुक्य डायनेस्टी जो थी कर्नाटक की, उस किंग के सबॉर्डिनेट्स थे राजपूट, ठीक है. बट लेटर क्या हुआ, दंती दुर्ग करके था एक, इसमें दंती दुर्ग था जो चीफ था राजपूट का. उसने क्या किया, उसने अपने जो किंग था उसको रिमूव कर दिया फोर्सिबली. क्यों? क्योंकि उसके पास पावर थी, राइट. तो उसने उसको रिमूव कर दिया एंड विद प्रॉपर रिचुअल, बाय फॉलोइंग द प्रॉपर रिचुअल ऑफ हिरण्यगर्भ. बेसिकली राजपूत जो ये थे, राजपूत दंती दुर्ग, ये एक्चुअल में क्षत्रिय भी नहीं थे. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक रिचुअल फॉलो की जिससे कि बेसिकली उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भ, ठीक है. उसको गोल्डन वूम के नाम से भी जाना जाता है. दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म टू गेट ट्रांसफॉर्म टू क्षत्रियाज. तो ये रिचुअल क्यों परफॉर्म की जाती थी कि वो क्षत्रियाज में एक तरह से उनका रीबर्थ माना जाए, राइट. देन इसी तरह मैन फ्रॉम अदर एंटरप्राइजिंग फैमिलीज़, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स यूज़ की और टू इस्टेब्लिश किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान. एंड उसके एग्जाम्पल क्या है? कादम मयूरशर्नम एंड गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र. इन लोगों ने क्या किया, देवर द मैन हु बिलोंग्स टू एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, है ना. सो व्हाट दे डिड, दे वर एक्चुअली ब्राह्मण्स बाय बर्थ. तो इन्होंने भी क्या किया कि ये भी फिर बाद में वॉरियर के उसमें आ गए कैटेगरी में. वाई? बिकॉज दे एक्चुअली fought for the establishment of kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively, ठीक है. देन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था.
मतलब जैसे ये जो सबॉर्डिनेट्स थे, ये जैसे जैसे अपने ये न्यू किंग्स बनते जा रहे थे, तो ये अपने आप को एक हाई साउंडिंग टाइटल्स भी दे रहे थे। ऑलरेडी इनको एक पहले से टाइटल मिला हुआ था, सामंत और सबॉर्डिनेट्स, बट वो टाइटल क्या था, वो टाइटल एक तरह से ये शो कर रहा था कि येस दे आर सबॉर्डिनेट्स टू किंग्स, बट उन्होंने अपने आप को सबसे सुपीरियर बनाने के लिए, सबसे सुपीरियर दिखाने के लिए उन्होंने अपने ही टाइटल अडॉप्ट करने शुरू किए। एंड जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, टाइटल वन टाइटल इज़ महाराजा अधिराज, ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेट किंग, ओवर लॉर्ड ऑफ किंग, मतलब किंग ऑफ किंग, वो किंग के भी किंग हैं, इस टाइटल का मतलब ये होता है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने एक और टाइटल अपने आप को दिया, दैट वाज त्रिभुवन चक्रवर्ती। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ दी थ्री वर्ल्ड्स। थ्री वर्ल्ड्स से क्या मतलब है, जैसे थ्री वर्ल्ड्स बेसिकली कहा जाता है धरती, आकाश और पाताल को, इस तरह से हम बोलते हैं ना तीन लोक, तो ये वही उसी चीज़ का मतलब, उसी से मतलब है इसका, ठीक है। सो बट इतना ये इन लोगों ने इतने बड़े बड़े टाइटल्स तो दिए अपने आप को, बट स्टिल दे वर नॉट टोटली अलोन, लाइक अलोन एज इन दे वर नॉट द अलोन पार्टी हु वाज रूलिंग। अल्टीमेटली उनको भी अपनी जो पावर थी वो शेयर करनी पड़ रही थी, किससे, सामंट्स एंड एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स से। मतलब जो पहले सिस्टम चल रहा था कि जो किंग्स पहले थे वो किंग्स अपने अंडर अपना रूल तो कर रहे हैं, लेकिन समवेयर वो एक्नॉलेज करते हैं वॉरियर एंड चीफ एंड सामंट्स को अपने सबॉर्डिनेट की तरह। उसी तरह इनको भी अपनी पावर शेयर करनी पड़ रही थी सामंत से, और जो भी एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं या ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। सो और इससे हो क्या रहा था आगे भी, इससे कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज मिल रहे थे, और रिसोर्सेज और भी जगह से मिल रहे थे, दैट इज़ फ्रॉम प्रोड्यूसर एज वेल। जैसे कि पीजेंट्स हैं, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, इन लोगों से ये जो इनका जो वर्क था, इसके थ्रू जो जो प्रोड्यूस होता था, तो ये लोग उसको भी एज एन रिसोर्स उनसे कलेक्ट करते थे। देन रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर्स से, ठीक है। बट व्हाट वाज द पर्पस, एक्चुअली दीज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, फाइट वॉर्स। बेसिकली जितने भी ये रिवेन्यूज़ और रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते थे, तो इनका रोल कहाँ प्ले होता था, रोल इनका यहाँ होता था कि जितने भी किंग्स थे तो उनके इस्टेब्लिशमेंट में जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेंटेन करना किंगडम को, अपनी आर्मी को भी टाइम टू टाइम अगर आर्मी की नीड है तो उनको भी सैलरी देना, या उनकी लाइवलीहुड के लिए उनको फर्दर चीज़ें देना, ठीक है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, अपनी जो रीजन है, अपना जो एम्पायर है, जो उनकी कहते हैं जो प्रजा है, ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ नई नई चीज़ें अगर उनको इंट्रोड्यूस करनी है, तो उनको एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए होगा, फिनेंस चाहिए होगा। और वो फिनेंस कहाँ से आ रहा था, वो इन्हीं लोगों के थ्रू वो रेवेन्यू या रिसोर्स कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह उससे वो और क्या कर रहे थे, वो टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन में उसको लगाते थे, फोर्ट्स कंस्ट्रक्शन में लगाते थे, और वॉर्स के लिए अगर वो जा रहे हैं फाइटिंग के लिए, तो उसके लिए भी उनको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी ना, सो वो वहाँ पर भी उसका यूज़ करते थे, ठीक है। देन प्रशस्टीज़ एंड लैंड ग्रांट्स। बेसिकली हमने प्रशस्टीज़ के बारे में पहले भी पढ़ा है। प्रशस्टीज़ क्या होती हैं, दीज वर दी फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण्स। ये एक तरह से एक रिटन रिकॉर्ड होता है किंग्स के बारे में, जिसमें किंग्स के लिए ये किंग्स को प्रेज करते हैं, राइट। दे कंटेन द प्रेजिंग ऑफ रूलिंग किंग बाय डिस्क्राइबिंग मैनी अचीवमेंट ऑफ द किंग। वो प्रेज करते हैं उस प्रशस्टीज़ में कि किंग ने क्या क्या अचीव किया है। बहुत सारी अचीवमेंट्स लिखी जाती हैं, जिसमें क्या क्या होता है कि वो हमेशा, और प्रशस्ति में एक कॉमन चीज़ हमेशा रही है कि किंग्स के हमेशा अचीवमेंट्स ही लिखे जाते हैं, है ना। तो दे ऑलवेज डिपिक्ट किंग्स एज वैलियंट और विक्टोरियस वॉरियर्स, ठीक। बट अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, हिस्टोरियंस यानी कि जो हिस्ट्री एक्चुअली हमारे सामने जो हिस्ट्री प्रेजेंट की जाती है, वो हिस्टोरियंस जब पूरा रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद जब वो लिखते हैं, वो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं, जो ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं, तो वो यूजुअली इन प्रशस्टीज़ पे फुल्ली रिलाई नहीं करते। वाई, बिकॉज दे मे नॉट बी लिटरली ट्रू, बिकॉज समवेयर हिस्टोरियंस भी इस चीज़ को समझ गए हैं, प्रशस्टीज़ के नेचर को ये समझ गए हैं कि ये जो प्रशस्टीज़ हैं ये किंग्स को प्रेज़ करने के लिए लिखी जाती हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक अचीवमेंट यहाँ पर ट्रू ही हो, राइट। वो पॉसिबिलिटी है कि जो
कंपोज़र है वो किंग को खुश करने के लिए भी लिख रहा हो। तो दैट्स वाई हिस्टोरियंस जो हैं वो प्रशस्तिज़ को एग्जैक्टली 100% ट्रू मानते हुए नहीं चलता है। देन दीज कंपोजर्स ऑल्सो हेल्प्ड इन दी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जो ये कंपोजर्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रशस्तिज़ हैं वो कंपोज कौन करता था, ये ब्राह्मण्स कंपोज करते थे। और ये जो कंपोजर्स हैं ये सिर्फ प्रशस्तिज़ नहीं लिखते थे, इनफैक्ट दे ऑल्सो हेल्प्ड इन दी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। Kings often rewarded them by granting piece of land along with set of copper plates. तो बेसिकली किंग्स जो थे वो अक्सर इन ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करते थे, लाइक लैंड ऑफर करते थे एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किस बेस पे दे सकते हैं, एक तो रीज़न हमें रिवॉर्ड यही मिल गया, आपने भी देखा होगा अक्सर कि पहले किंग्स को अगर कोई गुड न्यूज़ सुनाता था या कुछ अच्छी चीज़ सुना रहा है तो समवेयर दे यूज़ टू गेट हैप्पी एंड अक्सर वो कुछ गिफ्ट देते थे, राइट। तो ये एक तरह से आप यही समझिए कि प्रशस्तिज़ लिखी या उन ब्राह्मण ने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले किया तो किंग्स उन्हें कभी कभी रिवॉर्ड भी देते थे बाय ग्रांटिंग पीस ऑफ लैंड अलॉन्ग विथ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स इंडिकेटिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। कॉपर प्लेट्स के साथ वो लैंड देते थे। अच्छा, कॉपर प्लेट्स का क्या मतलब है कि कॉपर प्लेट्स बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट करता था कि येस दे आर दी ओनर्स एंड दे हैव गेट दीज लैंड्स बाय द किंग, ठीक है, इन एन ऑथेंटिकेट मैनर। सो उनके पास ये एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो आज की डेट में हम लोग रखते हैं, ये एक तरह से वही प्रूफ का वर्क करते हैं, कॉपर सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स। देन इन एक चीज़ अनयूजुअल देखी गई, एक 12th सेंचुरी में एक कंपोज़र था हुज नेम इज़ कल्हान, ठीक है। सो उसने भी प्रशस्तिज़ लिखी हैं। कश्मीर के बारे में है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये कश्मीर का जो किंग था ये वहाँ पर उसके लिए उस किंग के लिए इसने प्रशस्तिज़ लिखी थी, ठीक है। तो इसने बहुत सारी सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, अर्लियर हिस्ट्रीज़, ये सब चीज़ों को रिसर्च करते हुए ये लिखता था। एंड ये और राइटर्स की तरह नहीं था, ये अक्सर क्रिटिकल भी हो जाता था अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। कहने का मतलब ये है कि ही यूज़ टू कंपोज दीज थिंग्स अबाउट द किंग, कि किंग कैसे उस टाइम पे किंग का क्या क्या किस तरह की पॉलिसीज़ चल रही हैं, कैसी रूलिंग पॉलिसीज़ किंग ने इंट्रोड्यूस की हैं एंड एवरीथिंग। बट अगर उसको साइड बाय साइड वो ओपिनियन भी लिख देता था कि अगर उसको वो चीज़ गलत लग रही है कि किंग ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस तो की है बट इस पॉलिसी में ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो ये चीज़ें भी उसमें अपनी प्रशस्ति में मेंशन कर देता था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली प्रशस्तिज़ में कभी भी कुछ भी गलत नहीं लिखा जाता था, हमेशा अचीवमेंट्स एंड प्रेजिंग ही लिखी जाती थी। बट ही वॉज द एक्सेप्शनल केस नेम्ड एज कल्हान, ठीक है। देन वॉरफेयर फॉर वेल्थ, इसमें क्या है कि इसमें ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं ये एक एक अपने ही किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। दीज वर बेस्ड इन सम स्पेसिफिक रीजन, बट उसी साथ के साथ वो कहीं ना कहीं दूसरे जो रीजन हैं, दूसरे जो एरियाज़ हैं उनको कॉन्कर भी करना चाहती हैं, उन पर कंट्रोल पाना चाहती हैं। तो इसी तरह एक रीजन था कन्नौज, कन्नौज जो गंगा वैली के नियर था। तो यहाँ पर क्या था कि ये पर्टिकुलर रीजन जो था इस पर थ्री पार्टीज़ यानी कि 3 डायनेस्टीज़ उनका हमेशा एक वॉर रहता था, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था आपस में कि कन्नौज को उनको पाना है, ठीक है। एंड इस स्ट्रगल को हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल नाम दिया। ट्राईपार्टाइट का मतलब सिंपली ये है जहाँ पे 3 डायनेस्टीज़ इन्वॉल्व थी, ठीक है। यहाँ पर 3 रूलर्स इन्वॉल्व थे, तो 3 से ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल नाम मिला। और इसका मतलब सिंपली ये है कि जो 3 डायनेस्टीज़ हैं वो कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए वहाँ पर अक्सर ये वॉर लड़ती थी। और वो 3 पार्टीज़ कौन सी थी, 3 डायनेस्टीज़ कौन सी थी, गुर्जार प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पालाज। देन ये जो रूलर्स होते थे ये अक्सर अटैक कहाँ करते थे, ये अक्सर एक दूसरे के किंगडम्स में अटैक करते थे, उस किंगडम्स के बड़े बड़े टेम्पल्स पे टारगेट करते हुए। मींस उस टाइम ना टेम्पल्स जो थे वो उनका भी एक अपना रोल था। जो टेम्पल्स थे दे वर समवेयर
बेसिकली वो टेम्पल्स जो थे वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते थे रिचनेस ऑफ दैट किंगडम को, कि वो किंगडम कितना अपने आप में रिच है, कितना पावरफुल है, समवेयर वो टेम्पल से डिपिक्ट करने लगे थे। ठीक है, सो इसलिए एक ये भी ट्रेंड चला कि ये जो डायनेस्टीज़ थी ये अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग, ये जैसे जैसे नई नई चीज़ें एक्वायर करती थी या नई नई जगह पर कंट्रोल जैसे जैसे पाती थी, तो ये अपने अपने रीजन पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाती थी, जिससे कि सब जगह ये चीज़ दिखे, ये चीज़ स्प्रेड हो कि येस दीज पीपल, दीज डायनेस्टीज़ आर सो पावरफुल। सो बेसिकली यही एक था कि रूलर्स जो थे वो जब भी एक दूसरे पे अटैक करते थे वो यूजुअली टेम्पल्स पे टारगेट करते थे। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स कहीं ना कहीं वेल्दी थे, वो एक तरह से बहुत एक्सट्रीम रिचनेस को इंडिकेट करते थे, एंड दैट्स वाई जो अदर किंगडम्स थे वो उसी पे टारगेट ज़्यादा करते थे। तो एक इतने टेम्पल्स इतने ज़्यादा वेल्दी थे कि इवन जो अफ़गानिस्तान का सुल्तान था महमूद गजनी, ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो टारगेटेड टेम्पल्स, और जो वेल्थ थी टेम्पल में, ठीक है, उनको जब वो लूट लिया, बेसिकली ये जो महमूद गजनी है ये कभी भी ये यहाँ पर इंडिया में रूल करने के लिए नहीं रुका, ये अक्सर आता था, अटैक करता था, और जो भी ये यहाँ से लूट के जाता था ये अपने अफ़गानिस्तान में लगाता था उस पर्टिकुलर वेल्थ को। ठीक है, एक वन ऑफ द मेजर इसका एक फेमस अटैक जो आज भी बहुत माना जाता है कि ये बहुत बड़ा अटैक किया था इसने, दैट इज़ अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। ये गुजरात में था ये टेम्पल, एंड काफ़ी अच्छा और एक्सट्रीम रिचनेस थी इसमें भी, और ये जब अटैक किया तो ऑफकोर्स विद दैट वेल्थ एज वेल, वो जो महमूद था अफ़गानिस्तान का, उसने क्या किया, इवन अपनी गजनी में बहुत अच्छा सा मतलब उस वेल्थ को लगाया, और उसकी सिटी जो थी वो अपने आप में एक स्प्लेंडेड सिटी के फॉर्म में निकल के आई, राइट। देन इवन एक और था उसका इंटरेस्ट महमूद गजनी का, उसको पसंद था कि ये जो मतलब जहाँ जहाँ वो वॉर करता था, है ना, जहाँ जहाँ वो अटैक करता था, तो उसको वहाँ के बारे में जानना भी पसंद था कि यहाँ के जो पीपल हैं या यहाँ की जो प्लेस है ये क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस बात से बड़ी खुशी मिलती थी कि येस उसने इतने बड़े रूलर को वॉर में उसको इजीली लूट लिया, मतलब उसके लिए एक मोटिवेशन या कह लो कि एक प्राउड वाली बात होती थी, तो उसको ये बहुत अच्छा लगता था, ये सुन के बहुत अच्छा फील होता था। तो उसने इस वजह से इवन ही हैज़ ऑल्सो असाइंड अ स्कॉलर नेम्ड एज अल बरूनी। ठीक है, एक स्कॉलर था अल बरूनी, तो उसको उसने इसलिए असाइन किया कि जिससे कि वो स्कॉलर लिखे इनके बारे में, उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में जहाँ जहाँ ये कॉन्कर करके आता था, जहाँ जहाँ ये जीत के आता था। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं जो बुक लिखी थी अल बरूनी ने उसका नाम है किताब उल हिंद, और यही कहीं ना कहीं जो सोर्स बनी हिस्टोरियंस के लिए कि उस टाइम क्या चीज़ कैसे चल रही थी ये जानने के लिए, है ना। देन चौहान्स भी पिक्चर में आए। चौहान्स जो थे, जो पहले चाहा मनाज नाम से जाने जाते थे, ये क्या थे, इनका रूल, दे हैव रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। ठीक है, सो इन्होंने भी कोशिश की अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपने रीजन को एक्सपेंड करने के लिए टू दी वेस्ट एज वेल एज टू दी ईस्ट, बट उनको अपोजिशन मिला। अपोजिशन कहाँ से? चालुक्याज ऑफ गुजरात। ठीक है, जो गुजरात के चालुक्यास थे उन्होंने यहाँ पर इनसे उन्होंने बैटल फाइट किया, एंड ऐसे ही वेस्टर्न यूपी के गहदवलाज उन्होंने भी इनसे फाइट की। ठीक है, एंड समवेयर वो अपने आप को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए, बट एक फेमस इनकी वो है बैटल है पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, चौहान रूलर्स में जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे उनका फेमस बैटल्स था विद सुल्तान मोहम्मद गौरी। ठीक है, जैसे पहले हमने अभी अफ़गानिस्तान के सुल्तान की बात की, वो थे गजनी, और ये थे मोहम्मद गौरी अफ़गान के। ठीक है, सो इनका ये फेमस बैटल्स हुए थे, मतलब फेमस बैटल्स एज इन कि ये आज भी बहुत जाने जाते हैं। ये दो बैटल लड़े थे उनसे, मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो फर्स्ट बैटल वाज फॉट इन
1191, ठीक। देन सेकंड वाज फॉट इन 1192। तो फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीते थे एंड सेकंड में 1192 में मोहम्मद गौरी, एंड पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। देन लेट अस रीड अबाउट द चोलास, ठीक है। ये जो चोलास है ये किंगडम जो है चोलास, इसने किस तरह से ये एक्चुअली इसने अपनी एग्जिस्टेंस किस तरह से कैप्चर की, पहले ये जानते हैं, ध्यान से सुनना। एक कांचीपुरम में पहले पल्लव किंग्स के नाम से, पल्लव किंग्स थे जो, वो कांचीपुरम के थे, ठीक है। वो किंग्स थे, वो अपने आप में एक किंगडम उनका था। देन उनके सबऑर्डिनेट कौन थे? उनके सबऑर्डिनेट थे मुत्तरैयर। उनका जो रूल था, उनकी पावर कहाँ पे थी? उन्होंने अपनी पावर जो उनकी दे वर हेल्डिंग देयर पावर इन कावेरी डेल्टा, ठीक। जो पल्लव किंग्स थे उनके अंडर उनके सबऑर्डिनेट कौन थे? मुत्तरैयर, और उनकी पावर उन्होंने कैप्चर कहाँ किया हुआ था? कावेरी डेल्टा में। देन जो विजयालय थे, जो चीफ फैमिली ऑफ चोलास से बिलोंग करते थे, उरैयूर से, ठीक है। मतलब उरैयूर इज़ अ प्लेस। तो ये जो विजयला थे, ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्स्टली क्या किया? कैप्चर किया कावेरी डेल्टा को। कावेरी डेल्टा किसके अंडर था? मुत्तरैयर के, ठीक है, जो किसके सबऑर्डिनेट थे? पल्लव किंग्स के। तो इस तरह से पहले स्टार्टिंग की विजयला ने, चोलास के थे जो, उन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर किया, ठीक। देन धीरे धीरे उनकी पावर और वेल्थ बढ़ी और उन्होंने टाउन भी बिल्ड किया। टाउन का नाम था थंजावुर, एंड एक टेम्पल भी बिल्ड किया, निशुप्त पशुनी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे उनकी पावर और आप कह सकते हो उनकी पावर इंक्रीज़ हुई, था ना, एक्सपेंड हुई, वेल्थ एंड एक्सपेंड हुई। देन जो इनके सक्सेसर थे, जो इनके नेक्स्ट जनरेशन वाले किंग्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे, ऑफकोर्स ये लोग भी एक उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे जो उनके नेबरिंग रीजन थे उनको कॉन्कर किया। जो उनका किंगडम था, इसी वजह से धीरे धीरे अपना साइज़ और पावर में बढ़ता गया। किंगडम कौन सा? चोला किंगडम, राइट। दो जैसे जैसे ये किंगडम बढ़ता गया, उसका साइज़ एंड पावर बढ़ता गया, तो पांड्यास डायनेस्टी थी एक, और एक पल्लवास डायनेस्टी थी, ठीक है। ये भी इनके आगे, इनका किंगडम मतलब चोला किंगडम की पावर और साइज़ ज़्यादा बड़ा था पांड्यास और पल्लवास किंगडम के आगे, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको भी कैप्चर कर लिया चोला किंगडम ने, ठीक। देन चोला किंगडम के जो मोस्ट पावरफुल जो किंग थे वो माने जाते हैं राजा राज वन, ठीक है, जो किंग बने थे 1985 में। इन्होंने अपना किंगडम एक्सपेंड किया, और इसी तरह इनके जो बेटे थे राजेंद्र वन, जिनका नाम था, उन्होंने भी धीरे धीरे उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रीऑर्गेनाइज़ किया था। इनके फादर ने, राजा राजा वन ने, और उसी पॉलिसीज़ वगैरह को फॉलो करते हुए राजेंद्र वन ने भी गंगा वैली, श्रीलंका या अदर कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया पर रेड किया, और वहाँ पर भी अपना एक रूल मिला उनको, वहाँ पर भी रूलिंग मिली वहाँ पर भी, ठीक। देन स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ये भी हम चोला किंगडम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टेम्पल्स अपने आप में एक इंडिकेशन था उस टाइम कि दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी पावरफुल। तो राजा राजा वन ने और राजेंद्र ने इन लोगों ने बिग टेम्पल्स बनवाए थंजावुर में एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम में, ठीक है। दीज वर द प्लेसेस वेयर टेम्पल्स हैव बीन बिल्ट बाय राजा राजा वन एंड राजेंद्र। देन दीज टेम्पल्स ग्रेजुअली बिकेम द न्यूक्लियाई फॉर सेटलमेंट्स। मतलब ये जो टेम्पल्स थे, इनके सराउंडिंग में, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये टेम्पल्स में, क्योंकि बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, तो लोग विज़िट करने आते थे, और धीरे धीरे ये जो टेम्पल था ये एक सेटलमेंट बन गया था। आसपास यहाँ पे लोग रहने लगे। लोग कैसे? प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स, मर्चेंट, ये सब इन्होंने कहीं ना कहीं आसपास टेम्पल के सराउंडिंग में अपना एक सेटलमेंट बना लिया था। एंड वन मोर थिंग, ब्रॉन्ज इमेज, जो टेम्पल्स में ब्रॉन्ज इमेजेस होती थी,
दे वर अमंग्स द फाइनेस्ट इन द किंगडम। इमेजेस जो थी वो डेटीज़ की भी हो सकती थी एज वेल एज जो उनके भक्त हैं डिवोटीज़ उनकी भी हो सकती थी, है ना। और ये जो टेम्पल्स थे ये अपने आप में, जैसा मैंने आपको भी बताया कि ये एक सेटलमेंट का रोल प्ले कर रहे थे, न्यूक्लियर फॉर सेटलमेंट बन चुके थे। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि प्लेस ऑफ वर्शिप रह गई थी, इनफैक्ट दे वर दी हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ वर्शिप वाला रोल प्ले नहीं हो रहा था यहाँ पे इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ भी बूस्ट हो रही थी। देन एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में क्या था, चोला किंगडम के बारे में ही अब हम बात कर रहे हैं, आगे जो भी हम बात कर रहे हैं चोला किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। सो चोला रूलर्स जो थे उनकी वजह से एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उन्होंने कुछ नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया था, नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया था, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी इम्प्रोवाइजेशन हुआ। जैसे कि इन्होंने फॉरेस्ट जो लैंड थी, क्योंकि आपको पता ही है उस टाइम चीज़ें सेटल्ड नहीं थी, लोग सेटल्ड हो रहे थे। हाँ, मेडिवल पीरियड तक आते आते थोड़ा सेटलमेंट देखने को मिला, अदरवाइज एंशियंट हिस्ट्री में तो अगर आपको याद हो तो एंशियंट हिस्ट्री में बेसिकली हंटर गैदरर्स, हर्डर्स, ये सब का रोल ज़्यादा था, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने फॉरेस्ट लैंड जो थी उनको और क्लियर करवाया, जिससे कि जो लैंड है, जो फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ वो लैंड जो मिलेगी जब फॉरेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो सके, है ना। देन इन्होंने इरिगेशन वर्क पर भी वर्क कराया, इरिगेशन वर्क वर डेवलप्ड, मतलब वेल्स डिग कराए थे, कैनाल्स बिल्ड कराए थे, टैंक्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। मतलब क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी उन्होंने ध्यान दिया कि जब भी रेनफॉल होगा तो वी हैव टू make such tanks, we have to construct such tanks which will be used for collecting rainwater, right. Even he has also built an embankments to prevent flooding। embankments basically क्या होता है कि जैसे एक रिवर है और उसके बीच में ना एक बैरियर लगा देते हैं, मतलब वो रिवर तो ऑब्वियसली वो रिवर दूसरे स्टेट से, दूसरी रिवर से भी कनेक्टेड है, लेकिन जस्ट टू स्टॉप द ओवरफ्लोइंग, जस्ट टू स्टॉप द फ्लड, ठीक है, एम्बैंकमेंट्स को बनाया गया कि जिससे कि अगर कभी रेन वाटर या वाटरफॉल ज़्यादा हो रहा है या दूसरे स्टेट से सपोज़ उनको दिख रहा है कि यस पानी उनके रीजन में इतना नहीं है, उनके रीजन में एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट समवेयर कहीं और का वेदर कंडीशन या किसी भी वजह से वहाँ से वाटर जो है वो ओवरफ्लो होता जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके रीजन में भी वो आएगा और वो फ्लड का भी एक रीज़न बन सकता है। तो वो बैरियर लग जाएगा जब, तो वो वाटर वहीं की वहीं तक रुक जाएगा, वो आगे नहीं मूव कर पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। तो एम्बैंकमेंट्स वही चीज़ होती है जो फ्लडिंग को प्रिवेंट करती है। देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब चोलास किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वो काफ़ी यूनिक था, काफ़ी अलग था, और इन्होंने बहुत एक इनका सिस्टम जो था एक इनके सिस्टम में काफ़ी चीज़ें काफ़ी ग्रुप्स थे अलग अलग जो अपने अपने एक रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि जैसे पहले हम कुछ टर्म्स भी जान लेते हैं, जैसे एक टर्म है UR, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स हैं, है ना, दीज वर दी सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज अर। कि पीजेंट्स जो हैं, पीजेंट्स कौन होते हैं, पीजेंट्स वो फार्मर्स होते हैं जो समवेयर किसी और की ज़मीन पर फार्मिंग कर रहे हैं जिससे कि अपना लाइवलीहुड चला सकें। तो वो जो पीजेंट्स हैं उनका जो सेटलमेंट है उसको बोलते हैं अर। देन नाडू इज़ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स, ठीक है। ये नाडू जो है वो अलग अलग विलेजेस का ग्रुप फॉर्म करता है जिससे कि एक बड़ी लार्जर यूनिट्स बन सके। देन वेलाला, ये कास्ट ऑफ रिच पीजेंट्स हैं, ठीक है, ये इसको इंडिकेट करती है कास्ट ऑफ रिच पेजेंट्स को। और एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसका क्या रोल होता था, ये कंट्रोल करती थी अफेयर्स ऑफ द नाडू, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो नाडू भी एक ग्रुप था, तो ये नाडू पर कंट्रोल करती थी, उसको सुपरवाइज करती थी
और इसके ऊपर किसको रिपोर्ट करती थी ये? सेंट्रल चोला गवर्नमेंट को, ठीक। देन इसी तरह रिच लैंड ओनर्स, जो जिनको टाइटल हम दे सकते हैं, मतलब हम नहीं, ऑफ कोर्स चोला किंगडम ने या चोला के जो किंग्स थे उन्होंने जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनको टाइटल दिया हुआ था मोपेंद्रवलम और अरैयर, ठीक है। तो उनको भी एक तरह से ये टाइटल क्यों दिया हुआ था कि उनको रिस्पेक्ट का सिंबल देने के लिए कि यस दीज आर दी मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट। एंड उनको भी अलग अलग ऑफिशियल वर्क्स के थ्रू, मतलब वर्क्स में असाइन किया हुआ था, ठीक। देन विलेज काउंसिल एंड नाडू, जो विलेज काउंसिल और नाडू थे वो मिलकर क्या करते थे, वो परफॉर्म करते थे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जैसे कि जस्टिस हो गया, कलेक्टिंग टैक्सेस हो गए, है ना। तो ये बेसिकली देखो, अगर आपने अभी तक भी नोटिस किया हो, धीरे धीरे हम जो पढ़ते जा रहे हैं उसमें हर किसी का अपना अपना एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ रोल नहीं है, और हर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहे हैं सब, ठीक। कोई किसी के को क्रॉस नहीं कर रहा है यहाँ पर। देन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स जिनको हम नागाराम्स के नाम से भी जानते थे, वो भी ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे वो टाउन्स में परफॉर्म करते थे, ठीक है। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो बाय और सेलिंग ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन सभा, सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स, तो सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स, मतलब जो ब्राह्मण्स थे जो काफ़ी प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स थे, प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स थे, तो उनकी एक सभा बनाई जाती थी। वो सभा में अलग अलग कमिटीज़ होती थी जो कि अलग अलग वर्क को सुपरवाइज़ करती थी, जैसे कि इरिगेशन वर्क हो गया, टेम्पल का काम हो गया, चैरिटी का काम हो गया, इन सब पर वो सुपरवाइज़ करते थे, ठीक है। और ये सब एक रिकॉर्ड बनाते थे प्रॉपर। तो बट ये जो सभा था, सभा में हर कोई नहीं मेंबर बन सकता, तो उसके लिए एक, ये मैंने आपको एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि ये जो सभा थी उसके मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या करना होगा, कि इफ़ कैंडिडेट्स हैड देयर ओन हाउसेस, मतलब मेंबर्स बनने के लिए इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। तो एलिजिबिलिटी के नाम पर हम ये जानेंगे कि एलिजिबिलिटी में तो जो कैंडिडेट्स होते थे उनका खुद का घर होना चाहिए, उनकी एज जो है वो 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए वेदास की, देन दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड दे शुड बी ऑनेस्ट, राइट। तो ये चीज़ थी जो हमने इस चैप्टर में जानी कि अलग अलग जो हमारी किंगडम्स थे उन सब का जो अलग अलग अपना अपना यूनिक वे था एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। और टैक्सेशन सिस्टम हुआ, किस तरह से वो अपने रूल किंगडम्स को एक्सपेंड कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने ये जो सबऑर्डिनेट से किंग बनने तक की जर्नी सफ़र की, हमने इस चैप्टर में ये सब जाना। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप अच्छे से इसको, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, बुक्स रीड करेंगे, देन ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन अगेन बुक रीड करेंगे, और एक्सप्लेनेशन को कम से कम 3 to 4 टाइम्स तो वीडियो ये देखना ही देखना है, तभी आपको ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा अलग से, आप एफर्टलेसली इस चीज़ को, इस नॉलेज को अपने आप ही अपने माइंड में रिटेन कर पाओगे। ओके, थैंक यू।